वेलकम बैक दोस्तों 14 अक्टूबर 1930 को 54 अफराद के साथ बरतानिया में तैयार करदा एयरशिप R101 हिंदुस्तान के सफ़र पर रवाना हुआ। रोदबार इंग्लिस्तान को अबूर करने के बाद वो फ्रांस की सरहद में दाखिल हो रहा था कि इसे एक शदीद तूफान बादोबारा ने घेर लिया। वो जिस बुलंदी पर प्रवास कर रहा था वो इतने बड़े जहाज के लिए नाकाफी थी। रात के तकरीबन 2 बजे R101 फ्रांस के एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था कि बुलंदी नाकाफी होने की वजह से एक पहाड़ी से टकरा गया। इसे फौरन ही आग लग गई और वो तबाही से दो चार हो गया। इस पर सवार 54 अफराद में से अमला के सिर्फ 6 अफराद जिंदा बचे। दोस्तों 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयाँ जहाँ हवा से भारी तैयारों के इर्तिका की दहाइयाँ थी, वहीं इन दहाइयों में गैस से भरे हुए बैलूनों ने हवा से हल्के एयरशिप की शक्ल अख्तियार कर ली थी। एयरशिप और शिप बहरी जहाज़ में फ़र्क सिर्फ ये था कि बहरी जहाज़ समंदर की सतह पर सफ़र करते थे, जबकि एयरशिप फ़िज़ा में। एयरशिप खसूसी तौर पर सिगार की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल रखते थे और हुजूम और जिसामत में भी बहरी जहाज़ के हम पला थे। एयरशिप जर्मनों की इजाद थे। इनमें वो तमाम सहूलतें भी मौजूद थीं जो बहरी जहाज़ों में होती हैं। दोस्तों जर्मनी के साथ साथ इंग्लिस्तान और अमेरिका भी एयरशिप को एक महफूज और मामून हवाई सफ़र का जरिया बनाने के लिए कोशा थे। बावजूद हादसात के एयरशिप पर रिसर्च जारी थी। 20वीं सदी की तीसरी दहाई में आम ख्याल ये था कि एयरशिप में कनाडा और हिंदुस्तान जैसे दूर दराज मुल्कों का सफ़र बहुत कम वक्त में तय होने लगेगा और ऑस्ट्रेलिया तक का तवील सफ़र सिर्फ 10 दिन में तय हो जाया करेगा। दोस्तों एयरशिप की इस सरहद पजीरी वजह से बरतानिया जैसी साम्राज्यी ताकत को अपनी दूर दराज की नौ आबादियों में अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आने लगा था। एयरशिप गुब्बारों के असूल पर हवा से हल्के होते थे और इनकी उसकी हरकत इंजनों की मदद से चलाए गए पंखों से होती थी। दोस्तों 1928 में इंग्लिस्तान में उस वक्त की दुनिया के 2 सबसे बड़े एयरशिप तैयार किए गए जो R100 और R101 थे। इन दोनों एयरशिपों की कामयाबी के बाद कसीर तादाद में एयरशिप तैयार किए जाने का इम्कान था, मगर शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। R101 की तैयारी सिविल एविएशन के महकमा के सुपुर्द थी। ये महकमा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एयर के मातहत था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे पर लॉर्ड थॉमस फैज था, जो मुस्तकबिल में बरतानवी हिंदुस्तान का वासराय बनने के ख्वाब देख रहा था। लॉर्ड ने इसी ख्याल से एयरशिप की तैयारी का काम तेज करा दिया। वो इसी एयरशिप पर सवार होकर हिंदुस्तान के सफ़र पर जाना चाहता था। R101 में पहली मरतबा डीजल इंजन लगाए गए थे। इस एयरशिप का ढांचा हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बैगों से पुर था। ये बैग लोमड़ी की आंतों से बनाए गए थे कि इस ज़माने में अभी प्लास्टिक जैसी कार आमद शय ने इतनी मजबूती हासिल नहीं की थी, मगर इन बैगों में बेएहतियाती से अगर छोटा सा सुराग भी रह जाता तो गैस इसमें से खारिज होने लगती थी। इन मुश्किलात पर काबू पाने के बाद जब 14 अक्टूबर 1929 को R101 जब पहली मरतबा फ़िज़ा में बुलंद हुआ तो लंदन के मकानों की छतों पर लोगों के मजमा लग गए। R101 अपने मुस्तकिल से बुलंद होकर आहिस्ता आहिस्ता प्रवास करता हुआ लंदन की फ़िज़ा में आया और 5 घंटे की इब्तिदाई प्रवास के बाद ये जहाज़ अपने मुस्तकिल पर वापस चला गया। मगर आगाज़ ही से इस बात का पता चला कि R101 का अपना वज़न इतना बढ़ गया था कि हाइड्रोजन गैस के बड़े बैग भी इसे ज़्यादा बुलंदी तक ना ले जा सके थे। इसको मज़ीद बुलंदी पर ले जाने के लिए इसके बैगों में एक बैग का इजाफा किया गया। इधर लॉर्ड बाज़िद था कि जहाज़ को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान के सफ़र पर रवाना किया जाए। दोस्तों दूसरी तरफ R100 पहले ही कनाडा के सफ़र पर रवाना हुआ और 16 दिन के सफ़र के बाद कामयाबी से वापस इंग्लिस्तान आ गया। लॉर्ड की जल्दी की वजह से R101 को टेस्ट करने का वक्त भी ना मिल सका, यहाँ तक कि बिल आखिर 14 अक्टूबर 1930 को वो बग़ैर आज़माइशी प्रवास किए वो हिंदुस्तान के सफ़र पर रवाना हो गया। दोस्तों शायद इसकी किस्मत ही में तबाही थी। वो टाइटैनिक की तरह अपने पहले ही सफ़र में हादसे की नज़र हो गया। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में
اس ایئر شپ کی لینڈنگ کے لیے جو قبل از وقت انتظامات کیے تھے ان میں کراچی میں لانڈی کے قریب تیار کیا گیا ایک ہینگر بھی تھا جو آزادی کے بعد تک قائم تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک دے اجازت، اللہ نگہبان۔